नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं 36 वर्षीय एक युवा की, जो नेपाल के शासन व्यवस्था का बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहा है। आप समझ गए होंगे, यानी कि बालेन्द्र शाह। नेपाल की राजनीति में इस सप्ताह ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। एक तरफ वर्तमान प्रधानमंत्री सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद से विदा होंगी और दूसरी तरफ देश को मिलने जा रहा है अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह नेपाल की राजनीति एक नए दौर की शुरुआत से गुजरेगी, उसकी शुरुआती दौर है ये। मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पहले अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कार्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने तय समय पर चुनाव समाप्त करा के और एक नए प्रधानमंत्री को सत्ता हैंडओवर करने जा रही हैं और एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल के इतिहास में वो अपना नाम दर्ज कराने जा रही हैं। एक ऐसे समय में जब नेपाल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, तब चुनाव कराना, सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ करना उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह अलग बात है कि जाते जाते उनके कुछ निर्णय बहुत ही विवादास्पद हो चुका है। जिस निर्णय पर बीच में भी हुआ था और अभी भी कुछ नियुक्तियां को लेकर काफी चर्चा हो रही है, फिर भी इतिहास में एक महिला प्रधानमंत्री अपने समय में चुनाव करवाने में अपना नाम जरूर दर्ज करवा ली है। लेकिन अब नजरें टिकी है उस नेता पर जो आने वाले दिनों में सिंह दरबार की कमान संभालने जा रहा है। वह नेता है सिर्फ 36 साल की उम्र में बालेन्द्र शाह। नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो मधेसी पृष्ठभूमि से आने वाला वो पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनके नाम से मधेश में और मधेसी जनता ने न जात देखा न पात देखा, और वह देखा तो केवल बालेन की बात देखा और उसी पर मोहर लगा दिया। तो अब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी यह केवल एक नई सरकार नहीं, बल्कि नेपाल की पारंपरिक राजनीति के ढांचे को चुनौती देने वाली घटनाओं भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सच में परमानेंट साबित होगा? नेपाल ने पिछले 2 दशकों में बड़े राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, जिसमें राजाशाही का अंत, गणतंत्र की स्थापना, नया संविधान निर्माण और पिछले कई सरकार का उथल पुथल, आना और जाना। फिर भी देश में अस्थायी राजनीतिक स्थिरता अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है। यही कारण है कि जनता की उम्मीदें इस बार असाधारण रूप से ऊंची है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब नेपाल में सचमुच सुशासन आएगा? क्या नेपाल से भ्रष्टाचार अब सचमुच दूर होगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल की राजनीतिक संस्कृति बदल जाएगी? दरअसल जिस पार्टी से बालेन्द्र शाह उभर कर आए हैं
वह पार्टी अभी बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 3.5 साल पहले पार्टी बनी थी, जो रवि लामेछाने के नेतृत्व में था। उन्होंने इस बार चुनाव से पहले बालन शाह की उसमें एंट्री हुई है। राजनीतिक शक्ति को जनता ने भारी जनादेश देकर सत्ता के केंद्र तक वह रवि लामेछाने की पार्टी को पहुंचा दिया है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है, मजबूत जनादेश मिलना और स्थिर सरकार चलाना दो अलग चीजें हैं। नेपाल की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि भारी समर्थन के बावजूद सरकारें लंबी समय तक टिक नहीं पाई हैं, जो कि कई उदाहरण आपके समक्ष है। इसलिए नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता में आना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष रवि लामेछाने द्वारा दिया गया उनका संतुलित और संयमित भाषण लोगों में उम्मीद जरूर जगा रहा है। बहुत ही संभल कर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। लेकिन राजनीति में केवल भाषण से काम नहीं चलता है। असली परीक्षा होगी नीतियों में, फैसला में और सबसे बड़ा उसके कार्यान्वयन में। नई सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी है। सबसे पहले चुनौती होगी सुशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का, जो कि सबसे कठिन काम है। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। अभी अर्थव्यवस्था जो कि रेमिटांस पर टिका हुआ है, खाड़ी देश की जो हालत है वह देखकर अब रेमिटांस भी डगमगा गया है। इसको बालन शाह कैसे पटरी पर लाएंगे, यह देखने की बात है। तीसरी चुनौती है प्रशासनिक तंत्र प्रभावी और जवाबदेह बनाना। ये प्रशासनिक तंत्र जो पुराने 25-30 साल से आ रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण कर पाएंगे, ये बालन शाह के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ सरकार को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और विपक्ष को पर्याप्त राजनीतिक स्थान देना भी उतना ही जरूरी होगा। ये नहीं कि विपक्ष को रवि लामेछाने को जिस तरह ओली सरकार ने पकड़ के रख दिया उसी तरह अगर बदले की भावना से चलाएंगे तो ये इनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल सत्ता से नहीं बल्कि संतुलन और संवाद से चलता है। इस बात को बालन शाह को जरूर ख्याल करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और संवेदनशील विषय है सुरक्षा तंत्र और सेना की भूमिका। मित्रों, यहाँ सेना की भूमिका पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। हाल के राजनीतिक संकट के दौरान सेना की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठे थे। ऐसे में नई सरकार को सेना के साथ संवैधानिक और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना होगा। सेना की स्थिति पर इतना प्रश्न उठा था जैसे झंझी आंदोलन में ही सिंह दरबार खोज रहा था तो उस समय सेना घर में था। जब उसकी जरूरत सड़क पर थी तो उस समय सेना नहीं जा पाया। जहां एम्बुलेंस की जरूरत थी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। इस पर बहुत बड़ा प्रश्न सेना पर उठा। हालांकि सेना के प्रधान सेनापति और सभी ने इसका खंडन भी किया है, इसका जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठ ही रहा है। आज जो चुनाव संपन्न हुआ है उस चुनाव में करीब करीब सुशीला कार्की की सरकार ने चुनाव की सारी व्यवस्था सेना के हाथ में सुपुर्द कर दिया। आज इस पर भी प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि सेना पहले नहीं था। पहले सेना सबसे बाद में रहता था, इस बार सबसे पहले सेना को रख दिया गया। चुनाव करवाने से लेकर काउंटिंग तक सेना की मौजूदगी थी। इस पर भी प्रश्न उठ रहा है। आपको बता दें कि यही 2 दिन पहले यहाँ के सब वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल ने एक ट्वीट किया है और उस
ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि क्या बालन शाह की सरकार में क्यों दिक्कत हो रही है और क्यों समय लग रहा है। तो किशोर नेपाल का कहना है कि उस ट्वीट में कि ये बालन सरकार सिंह दरबार में नहीं बना रहे हैं, ये सेना मुख्यालय से उनको सलाह मिल रही है या सेना मुख्यालय से उन प्रधानमंत्री का नाम स्वीकृति लेना पड़ रहा है, यही कारण है कि देर हो रही है। इस तरह की जो बातें आ रही है यह भी बालन शाह को झेलना पड़ेगा। यानी आने वाला समय आसान नहीं है बालन जी के लिए। प्रधानमंत्री बनने जा रहे बालन शाह के सामने एक दुर्लभ अवसर भी है और एक बड़ी परीक्षा भी है। उनकी लोकप्रियता अब तक सड़कों और चुनावी मैदानों में परखी गई है, लेकिन अब असली कसौटी होगी सरकार चलाने की क्षमता। अब यह आने वाला समय ही तय करेगा कि क्या यह जनादेश नेपाल की राजनीति में सचमुच अस्थाई परिवर्तन लाएगा या फिर यह भी नेपाल की राजनीति कहानी का एक और अस्थाई अध्याय बनकर रह जाएगा। एक बात तय है, नेपाल की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या बालन शाह उस बदलाव के इतिहास में बदल पाते हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे बालन शाह के सामने एक दुर्लभ अवसर और बड़ी परीक्षा दोनों है। उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक क्षमता अब सरकार के नेतृत्व में ही परखी जाएगी। आने वाले समय में यह तय होगा कि यह जनादेश नेपाल की राजनीति में अस्थाई परिवर्तन लाता है या नहीं। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।